प्यारे बच्चों, अब तक हमने अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 4 के 8वें पाठ तक पचमणि तक कर लिया है। फिर से आपको एक बार बता दें, हमने अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 4 के 8 पाठों को पढ़ लिया है तथा हमने उसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आज से हम अपना हिंदी व्याकरण के 7वें पाठ से आगे बढ़ेंगे। हमारा 7वां पाठ है लिंग। तो आज हम अपना 7वां पाठ शुरू करेंगे। हमारा 7वां पाठ है लिंग। तो शुरू करते हैं अपना 7वां पाठ। इसको अंग्रेजी में जेंडर भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं बच्चों, संसार में सभी जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, या फिर इसमें क्रम संख्या भी नहीं है। पहला पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग। तो उदाहरण हम लोग देते हैं, जैसे राजा सिंहासन में पे बैठा है। अगर हम रानी की बात करेंगे जो स्त्रीलिंग है, तो रानी सिंहासन पर बैठी है। तो हम देखते हैं जो क्रिया भी लिंग के अनुसार बदले, क्रिया भी लिंग के अनुसार बदल जाती है। तो हम पहले लिंग क्या कहते हैं इसकी परिभाषा करते हैं, लिखते हैं। परीक्षा में कैसे आ सकता है, लिंग की परिभाषा लिखें या लिंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाएं या लिखें, ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। तो हम करते हैं पहले लिंग की परिभाषा। प्रश्न कैसे आता है, लिंग किसे कहते हैं, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। लिंग की परिभाषा बोले, लिंग की परिभाषा लिखिए। तो हम लिखते हैं जिन शब्द, इधर उत्तर डाल देते हैं, जिस शब्द से पुरुष या से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, जाति का बोध का मतलब होता है ज्ञान हो, पता चले। हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी परिभाषा। आपको परिभाषा भी पूछी जाती है परीक्षा में। तो ये अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से पूछी जा सकती है। लिंग की परिभाषा लिखो या लिंग किसे कहते हैं। उत्तर एक ही है, जिस शब्द से, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। बोध का अर्थ होता है पता चले, बोध का ज्ञान हो, पता चले। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं पता चले।
बोध होना मतलब पता चलना। जैसे हम बोलते हैं मोर, मोर एक पक्षी है, तो हमें किसका पता चलता है? मोर तो पुल्लिंग है। जब हम मोर नहीं बोलते हैं, ये भी एक पक्षी है और ये स्त्रीलिंग है, तो शब्द से ही हमें लिंग का पता चलता है। हमें शब्द से ही लिंग का ज्ञान होता है, बोध होता है या पता चलता है। जैसे राजा, राजा बोलते ही हमें पता चल जाता है कि हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजा पुल्लिंग होता है। जब हम बोलते हैं रानी, तो हमें तुरंत पता चलता है कि हम अब स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अब हमने ये वाक्यों में इसका लिंग का पता करते हैं, लिखते हैं, और आप बताइएगा कि कौन कौन से वाक्य में किस लिंग की मैंने बात की है। इसको हम मिटा देते हैं। हम लोग पहला वाक्य लिख रहे हैं। आपको इस वाक्य में लिंग का बताना है कि हम जो शब्द आया है, जो संज्ञा है, वो उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जब हम पूछते हैं लिंग क्या है, तो इसका मतलब है हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो पिताजी हैं वो क्या है? पिता का लिंग क्या है? सही कहा आपने, पुल्लिंग। तो शब्द देखते ही हमें पता चल जाता है कि हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं या स्त्रीलिंग की। तो यहाँ पिताजी क्या है? पुल्लिंग है। एक दूसरा शब्द लिख रहे हैं। दूसरा शब्द है माताजी खाना बना रही हैं। तो इसमें माताजी बहुत आसान है, स्त्रीलिंग है। माताजी स्त्रीलिंग है। तो हम शब्द को देखते ही पहचान गए। क्योंकि ये वाले शब्द को क्यों हम आसानी से पहचान गए? क्योंकि इनके संपर्क में हम लोग गुजरे। अब नया शब्द भी आपको मैं बताऊंगा, जो आपको ये हम इसको पहले लिख देते हैं। ये है स्त्रीलिंग। एक तीसरा उदाहरण आपको देते हैं। तीसरा उदाहरण है, आप पहचानने की कोशिश करिए। मालिन माला बना रही है। तो मालिन ये नया शब्द है। माली का स्त्रीलिंग है, माली पुल्लिंग है, मालिन स्त्रीलिंग है। तो मालिन माला बना रही है। तो मालिन जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। किसके लिए आया है?
माला बनाने वाले के लिए एक और चीज़ हम ध्यान देते हैं कि क्रिया भी बदल जाती है। जब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो हम लोग क्रिया को देखते हैं जरा वाक्य में, तभी भी हमें समझ आ जाता है। जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, तो देखो रही, मालिन माला बना रही है, तो मालिन भी तो स्त्रीलिंग ही है, हम इसको लिख देते स्त्रीलिंग है। मालिन क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसमें जब क्रिया में है तो हम रही है लिखते हैं। अगर पिताजी खाना बना रहे हैं हम लोग लिखते हैं, अगर पिताजी खाना बना रहे होते तो रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि क्रिया में भी बदलाव आ जाता है, लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है। यहाँ रही है, अगर पिताजी खाना बना रहे हैं हो जाता, और माताजी स्त्रीलिंग के लिए रही हैं और पुल्लिंग के लिए रहे हैं। तो हमने एक और चीज़ जाना कि लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है। तो ये थे हमारे उदाहरण। हमें परिभाषा अब पता चल गया है। परिभाषा जिन शब्दों से पूरी पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से, बच्चों यहाँ पे हम लिंग की जब बात कर रहे थे, शब्द हैं मालिन, माताजी, पिताजी, राजा, रानी, इस शब्द से ही हमें लिंग का ज्ञान होता है या पता चलता है या बोध होता है। तो जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है या पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो नाम है, संज्ञा है, उसका हम लिंग पता कर रहे हैं या लिंग बता रहे हैं। पिताजी पुल्लिंग है, माताजी स्त्रीलिंग है, मालिन स्त्रीलिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग। तो परिभाषा हमें याद हो गई है। ये परिभाषा हमने दूसरी कक्षा में ही भी पढ़ी थी, कोई इसमें अंतर नहीं आया। एक हमने नया चीज क्या जाना कि लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है, लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आ जाता है। एक नई चीज ये हम लोगों ने देखी थी, माताजी खाना बना रही हैं। जब माताजी हम लिखते हैं माताजी खाना बना रही हैं, अगर पिताजी खाना बना रहे होते तो लिखेंगे पिताजी खाना बना रहे हैं। तो लिंग से जो क्रिया है वो भी बदल रही है। ये हम अगले लेसन में इसको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो लिंग के कितने भेद हो गए हमें पता है। संसार में सभी जीव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? या फिर स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। तो उनके भेद का अर्थ है कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो लिंग के हम लोग भेद लिखते हैं और फिर इन सब की दोनों की परिभाषा। तो ये आपको समझ आ गया होगा इसका उदाहरण। तो हम अब लिख रहे हैं, परीक्षा में आ सकता है लिंग के कितने भेद होते हैं या लिंग के भेद लिखें। तो दोनों का उत्तर एक ही है, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग, इसमें कोई गलती नहीं है। हम कोई भी भेद को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लिंग के भेद। प्रश्न कैसे आ सकता है, लिंग के कितने भेद होते हैं या लिंग के भेद लिखें, बात एक ही है। जैसे प्रश्न आया लिंग के कितने भेद होते हैं
उन्हें लिखें। उन्हें लिखें। तो हम लिखेंगे लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। इसमें पहला दूसरा कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी हम आगे लिख सकते हैं, चाहे स्त्रीलिंग पहले लिख दें या पुल्लिंग पहले लिख दें, इसमें कोई गलत नहीं है। स्त्रीलिंग। दूसरा भेद है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या फिर हम पहले पुल्लिंग भी बोल सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब हम चलते हैं उदाहरण पे। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें उदाहरण जैसे मिलते हैं। हम बोलते हैं घोड़ा। घोड़ा शब्द देखते हैं हमारे मन में विचार आता है कि अरे ये तो पुल्लिंग है, घोड़ा दौड़ता है। अगर घोड़ा की जगह हम घोड़े का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? घोड़ी। घोड़ी दौड़ती है। तो हमने दो वाक्य देखे। हमने क्रिया को लिंग के अनुसार बदल दिया। हमने क्रिया को, घोड़ा और घोड़ी तो संज्ञा है, ये सबको पता है। घोड़ा या घोड़ी नाम है, संज्ञा है। लेकिन जब हम वाक्य बना रहे थे तो आपने ध्यान दिया कि घोड़ा दौड़ता है। हमने लिखा घोड़ा दौड़ता है, लेकिन जब हमने घोड़ी यही वाक्य को लिख के लिखा तो हमने लिखा घोड़ी दौड़ती है। तो ये बदलाव कैसे आया? लिंग की का। तो जो क्रिया है एक तरह से हम कहेंगे कि लिंग पे आधारित होती है, लिंग के अनुसार बदल सकती है, लिंग के अनुसार से बदलती है। बोल सकते हैं ना तो कि क्रिया जो है लिंग के अनुसार बदल जाती है। वहाँ पे घोड़ा दौड़ता है, जब हमने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया घोड़ी दौड़ती है तो वो बदल गए। अब हम चलते हैं। अब हम लोग, हमें पता चल जाता है, जैसे हम मामा बोलते हैं, मामा मामी, चाचा चाची, बहन भाई और ताऊ ताई, ये जो रिश्ते हैं तो इनमें भी स्त्रीलिंग, हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अब पहचान रहे हैं। तो आ जाते हैं अब इनकी परिभाषा पे। अभी तक हमने लिंग की परिभाषा लिखी, अब इनकी स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा होती है और पुल्लिंग की क्या परिभाषा होती है, परीक्षा में ये भी आएगा। तो इस पाठ में हमें 3 परिभाषाएं याद करनी है। सबसे पहला है लिंग की परिभाषा, उसके बाद आया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा। तो कुल मिला के 3 परिभाषाएं हैं इस पाठ में। हमारे पास कुल मिला के 3 परिभाषाएं हैं। पहला है लिंग की परिभाषा या लिंग किसे कहते हैं। दूसरी परिभाषा है पुल्लिंग किसे कहते हैं। उदाहरण भी पूछ सकता है, उदाहरण भी लिखें, या पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसी तरह स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें पहले परिभाषा लिखनी है, फिर उसका उदाहरण लिखना है। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। आपने लिंग की परिभाषा लिख ली है, अब हम अपनी दूसरी परिभाषा स्त्रीलिंग की तरफ चलें। तो इसको मिटा देते हैं, और लिंग के भेद भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसको भी एक लिख लेना है, इसको भी हम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे
ये तो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा भी हुआ है। परीक्षा में आते हैं लिंग के भेद लिखें, तो कुछ बच्चे उनकी लिख देते हैं 2 भेद। जरा ध्यान से देखना है कि भेद के अलावा उनके नाम भी पूछ रहा है। अगर आपको डाउट होगा आप दोनों लिखिए। अगर परीक्षा में पूछा गया है लिंग के कितने भेद हैं, तो आप दोनों चीज लिख दीजिए। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कभी कभी बच्चे नाम नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं 2 भेद होते हैं। तो जरा देख लें, और इसीलिए मैंने कहा उन्हें लिखें। परीक्षा में ये भी लिखा हो सकता है कि उनके नाम लिखें, जो 2 भेद हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो ये सब प्रश्न को ज़रा ध्यान से जरूर पढ़ना है, नहीं तो पता चला केवल आपने संख्या बता दी तो वो भी गलत है। अगर केवल संख्या ही पूछी है तब आपको संख्या ही बतानी है, कितने होते हैं, और उनके नाम लिखने के लिए बोला है तो आपको नाम भी लिखने हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमें प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर लिखना है। तो अभी हमने 2 चीज़ लिख लिया है, इसको नोट कर लो। पहला है लिंग की परिभाषा, दूसरा हमारा है लिंग के कितने भेद होते हैं। हमने पहले उनकी संख्या बताई, लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम अपने अगली जो परिभाषा है स्त्रीलिंग की परिभाषा देख रहे हैं। हम पहले स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखेंगे, फिर पुल्लिंग की लिखेंगे, तो उसको मिटा देते हैं। प्रश्न ऐसे होगा, स्त्रीलिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या स्त्रीलिंग किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। तो दोनों प्रश्न एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें वही स्त्रीलिंग की परिभाषा और उदाहरण भी देने हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। उदाहरण सहित लिखें। उदाहरण सहित लिखें। उदाहरण सहित मतलब उदाहरण के साथ, सहित का मतलब होता है के साथ, उदाहरण भी हमें देना है। तो लिखते हैं जिस शब्दों से, जिस या जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध। तो बच्चों जाति हम लोग बोलते हैं बार बार, स्त्री जाति का, जाति का, ये जाति क्या होता है? जाति एक बहुत बड़ा समूह होता है। जाति जब भी हम बोलते हैं तो हम समूह की बात कर रहे हैं। तो स्त्री जाति में क्या आ गया? लड़की भी आ गई, मोरनी भी आ गई, रानी भी आ गई और मुर्गी भी आ गई। तो एक पूरी जाति है, स्त्री जाति। तो इसमें हम ये नहीं देख रहे कि अरे एक तो पक्षी है, एक तो गाय जानवर है, तो ये नहीं, पूरी जाति, सभी जीवों को 2 जातियों में हमने बांट रखा है लिंग के आधार पर। हमने लिंग के आधार पर सभी जीवों को 2 जातियों में बांट रखा है। कौन कौन सी है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसीलिए जाति का अर्थ आप समझ गए होंगे कि 2 समूहों में, इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं,
तो हमने दो समूहों में बांट रखा है। इसको लिखते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं उदाहरण। अब हमें जाति का भी अर्थ पता चल गया कि समूह की बात कर रहे हैं। सभी जीवों को, संसार के सभी जीवों को दो भागों में बांट रखा है लिंग के अनुसार। लिंग के अनुसार किसकी बात कर रहे हैं हम? लिंग के अनुसार। तो हम कहेंगे ये स्त्री जाति के शब्द हैं, ये पुरुष जाति या पुल्लिंग पुरुष जाति के शब्द हैं। अब हम चलते हैं, एक दो उदाहरण लिखते हैं। जैसे हमने कहा मोरनी। मोरनी जो बोलते ही हमें पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति का शब्द है। उदाहरण, मोरनी एक पक्षी है। पशु पे चलते हैं, गाय, और क्या चलते हैं? लड़का, आगे लड़की, लड़की क्या है? वो भी स्त्रीलिंग है। शेरनी, मामी, शेरनी, चाची, मामी, चाची, मामी, मुर्गी, आदि। तो बच्चों, आदि का अर्थ होता है कि ये सूची बहुत लंबी है लेकिन हम कुछ ही लिख रहे हैं। अगर हम आदि नहीं लिखेंगे तो लगेगा कि बस यही इतने ही शब्द स्त्रीलिंग हैं। अगर सोच लो आप ये आदि लिखना भूल गए, लिखते लिखते उदाहरण में आपने लिखा मोरनी, गाय, लड़की, शेरनी, चाची, मामी, मुर्गी, और आदि नहीं लिखा, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि बस 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 जो 7 शब्द हैं यही स्त्रीलिंग है बस। तो ये गलत है। जब हम आदि लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि अभी ये सूची बहुत लंबी है लेकिन हम कुछ को ही बता रहे हैं, समय कम है या फिर सबको नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये सूची बहुत लंबी है। हम सबके नाम नहीं लिख सकते, बोर्ड भर जाएगा, कॉपी भर जाएगी। तो हम तो केवल उदाहरण ही दे रहे हैं, इसीलिए हमने आदि लिखा। तो इसका आप मतलब चलिए समझ गए हैं आदि हम क्यों लिख रहे हैं। आदि का मतलब है अभी ये शब्द बहुत हैं लेकिन हम कुछ उदाहरण ही लिख रहे हैं। तो अब आपका आज का गृह कार्य मैं बता देता हूँ। गृह कार्य है, सबसे पहले लिंग की परिभाषा आपको लिख के याद करनी है। जब मैं बोलता हूँ केवल लिखनी है तब आपका काम खत्म नहीं हो जाता। लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, चलो स्त्रीलिंग आज मत लिखना, इन दोनों को लिख करके याद करना। स्त्रीलिंग कल लिखेंगे, कल हम स्त्रीलिंग वाला भाग करेंगे। तो आपका गृह कार्य है लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद आपको लिखने हैं और याद करने हैं। फिर मैं एक बार ध्यान दें, याद करने हैं। याद करना भी गृह कार्य होता है, उसे आप भूलेंगे नहीं। कल हम स्त्रीलिंग को भी लिखवाएंगे और पुल्लिंग की परिभाषा आपको लिखवा देंगे। तो अब आप समझ गए, केवल लिखना ही नहीं है, याद करना भी
गृह कार्य है, और ऑनलाइन क्लास में मैं अब आपसे परिभाषा भी सुन सकता हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना है।